हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी कि भुगतान संतुलन का ढांचा या वर्गीकरण। इसमें सुनिए, भुगतान संतुलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्गीकरण चालू या वर्तमान लेखा और पूंजी लेखा में है। नंबर फर्स्ट है करंट अकाउंट, यानी कि चालू लेखा या खाता। भुगतान संतुलन में चालू खाते के अंतर्गत वास्तविक व्यवहार लिखे जाते हैं। भुगतान संतुलन के चालू लेखे या खाते में उन सभी लेन देनों को सम्मिलित करते हैं जो वर्तमान वस्तुओं या सेवाओं के आयात व निर्यात के लिए किया जाता है। चालू खाता अल्पकालीन वास्तविक लेन देनों का लेखांकन होता है। इसमें विजिबल और इनविजिबल दोनों प्रकार की मदों को के आयात निर्यात के मूल्य को अंकित किया जाता है। चालू खाते के लेन देन को वास्तविक लेन देन का खाता कहा जाता है, क्योंकि इसमें सम्मिलित की जाने वाली समस्त मदों का वास्तविक रूप में लेन देन किया जाता है। इन मदों का अर्थव्यवस्था की आय, उत्पादन व रोजगार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। देखिए, अब इसके लिए एक बॉक्स में दे रखा है सूत्र। चालू खाता का भुगतान संतुलन बराबर होगा दृश्य प्लस अदृश्य निर्यात ब्रैकेट में माइनस दृश्य प्लस अदृश्य लागत। इस इंग्लिश में लिखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट बराबर विजिबल प्लस इनविजिबल एक्सपोर्ट्स माइनस ब्रैकेट में विजिबल प्लस इनविजिबल इंपोर्ट्स। इस प्रकार चालू खाते के शेष के आधार पर ही भुगतान संतुलन में असामान्यता का बोध होता है। यदि जमा पक्ष नाम पक्ष से अधिक है तो शेष पक्ष में अथवा अनुकूल अथवा नाम पक्ष जमा पक्ष से अधिक होने पर शेष विपक्ष में या प्रतिकूल भुगतान संतुलन कहा जाता है। चालू खाते जमा क्रेडिट या बड़ा होता है नाम डेबिट अनुकूल से, यानी कि भुगतान संतुलन प्लस। फिर आता है जमा क्रेडिट, जो छोटा है नाम डेबिट यानी कि प्रतिकूल से, भुगतान संतुलन मतलब माइनस। इसमें जमा बराबर नाम भुगतान संतुलन की साम्य अवस्था। अब जो सारणी 3 दे रखी है, इस सारणी में देखिए चालू खाते की मदों को इन सारणी में दर्शाया गया है। मतलब जो है भुगतान शेष का चालू लेख, इधर बाईं तरफ है क्रेडिट प्लस प्राप्तियां और इधर डेबिट यानी कि माइनस भुगतान। वस्तुओं का नंबर 1 है वस्तुओं का निर्यात, डेबिट में है वस्तुओं का आयात। नंबर 2 है डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि विशेषज्ञों की सेवाएं। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि विशेषज्ञों की सेवाएं। नंबर 3 आती है स्वदेशी कंपनियों द्वारा दी गई सेवाएं, जैसे जहाजरानी एवं भाड़ा, बीमा, बैंकिंग आदि सेवाएं। डेबिट में आती हैं नंबर 3 में विदेशी कंपनियों द्वारा दी गई सेवाएं, जिनमें जहाजरानी एवं बीमा, बैंकिंग आदि सेवाएं। नंबर 4 है स्वदेशियों द्वारा डेबिट। क्रेडिट में स्वदेशियों द्वारा स्वामित्व की विदेशी प्रतिभूतियों पर ब्याज और लाभांश। इधर डेबिट में है विदेशियों के स्वामित्व वाली स्वदेशी प्रतिभूतियों पर ब्याज और लाभांश। नंबर 5 है क्रेडिट में विदेशों में किए गए निवेशों से प्राप्त आय। डेबिट में विदेशियों द्वारा स्वदेश में किए गए निवेशों का भुगतान। नंबर 6 है क्रेडिट में हस्तांतरण प्राप्तियाँ, जैसे
दान, उपहार, पेंशन, निजी प्रेषण आदि। इधर डेबिट में नंबर 6 है विदेशों को हस्तांतरण भुगतान जैसे दान, उपहार, पेंशन, प्रेषण आदि। नंबर 7 है क्रेडिट में विदेशियों द्वारा यात्रा व्यय और डेबिट में है स्वदेशियों द्वारा विदेशों में यात्रा। अब नंबर 2 आता है आइटम्स रिलेटेड विद कैपिटल अकाउंट, यानी कि पूंजी खाते से संबंधित मदें। भुगतान संतुलन का मदों में दूसरा शीर्षक पूंजी खाता होता है। इस शीर्षक के अंतर्गत विदेशों में विनियोजित तथा विदेशों की स्वयं के देश में विनियोजित पूंजी खाते के दीर्घकालीन व अल्पकालीन विनियोगों को अलग अलग दिखाया जाता है। पूंजी खाता वित्तीय लेन देन से संबंधित हैं। सभी प्रकार के अल्प व दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय पूंजीगत अंतरणों, कैपिटल ट्रांसफ़र, स्वर्ण का आदान प्रदान, निजी भुगतान, राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित भुगतान, प्राप्तियां तथा सरकारी ऋण ब्याज, अनुदान आदि को पूंजी खाते में शामिल किया जाता है। पूंजी खाते में सभी लेन देन मात्र वित्तीय अंतरणों से ही संबंधित होते हैं, इसलिए इसका देश के उत्पादन, आय व रोजगार पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। पूंजी खाते की प्रमुख मदों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। अब नंबर सारणी 4 है, यानी कि भुगतान शेष का पूंजी लेखा। इसमें सुनिए क्रम संख्या रखा है, फिर इधर क्रेडिट प्लस प्राप्तियाँ, डेबिट यानी कि माइनस भुगतान। नंबर 1 विदेशों द्वारा किए गए स्वदेश में प्रत्यक्ष निजी निवेश और बॉन्ड, शेयर आदि खरीदना। इधर विदेशों में किए गए प्रत्यक्ष निजी निवेश तथा विदेशी बॉन्ड, शेयर आदि खरीदना। नंबर 2 है विदेशों से सरकारी ऋण प्राप्तियाँ। इधर डेबिट में विदेशों को सरकारी ऋण देना। नंबर 3 बैंकिंग पूंजी का आंतरिक प्रवाह। इधर डेबिट में बैंकिंग पूंजी का बाह्य प्रवाह। नंबर 4 है क्रेडिट में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, IFC आदि से प्राप्त ऋण। इधर बैंकिंग पूंजी का बाह्य प्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ऋणों की वापसी। अब आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड, यानी कि भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। सुनिए इसमें भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। यह कथन लेखाशास्त्रीय अकाउंटिंग सिद्धांतों पर निर्भर है। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुरूप इस वाक्यांश का अर्थ है कि एक खाते अथवा लेखे के रूप में भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। सरल शब्दों में भुगतान संतुलन के दोनों पक्षों की बराबरी केवल हिसाबी बराबरी होती है, वास्तविक बराबरी नहीं। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। इस वाक्य को सरल रूप में समझाने में निम्न बिंदु महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 चालू खाते का संतुलन अनुकूल अथवा प्रतिकूल किसी भी स्थिति में हो सकता है। नंबर 2 चालू खाते में भुगतान संतुलन को ऋण के द्वारा संतुलित किया जाता है। जब चालू खाते में घाटा हो तो विदेशों से ऋण की प्राप्ति मानी जाती है तथा आधिक्य हो तो विदेशों को ऋण का भुगतान माना जाता है। इन ऋणों की कार्यवाही से भुगतान संतुलन संतुलित किया जा सकता है। उपयुक्त दोनों कारणों के सम्मिलित प्रभाव से भुगतान संतुलन अनिवार्य रूप से सदैव संतुलन की स्थिति में रहता है। इसलिए
यह कथन सही है कि भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। अब आता है कॉजेज ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण। इसमें नंबर 1 है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, यानी पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि। पिछले कई वर्षों से पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण भी आयात का मूल्य बहुत बढ़ गया है। नंबर 2 पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन डेब्ट्स, विदेशी ऋणों पर ब्याज का भुगतान। भारत ने विदेशों से 2011-12 तक लगभग 17,65,333 करोड़ के ऋण लिए गए हैं। इन ऋणों पर सरकार द्वारा करोड़ रुपए का ब्याज विदेशों को दिया गया है। इसके फलस्वरूप भी भुगतान शेष असंतुलित हो गया है। नंबर 3 इंपोर्ट ऑफ लायबिलिटीजाइजेशन, आयतों का उदारीकरण। जेनेवा समझौते के तहत पहले चरण में 3 वर्षों में 31 मार्च 2002 तक भारत 177 उत्पादों पर, दूसरे चरण में अगले 2 वर्षों में 31 मार्च 2002 तक 208 उत्पादों पर तथा तीसरे चरण में अगले 1 वर्ष में 31 मार्च 2003 तक के सभी उत्पादों के आयात पर परिमाणात्मक नियंत्रण समाप्त करने के को सहमत हुआ था, किंतु सरकार ने 1 अप्रैल 2000 से 714 उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध को हटा दिया गया है और शेष 715 उत्पादों पर से यह प्रतिबंध 1 अप्रैल 2001 से समाप्त कर दिए गए हैं। फलतः आयतों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। नंबर 4 है फॉरेन कंपटीशन। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।